14 यूनिट है ब्रांच अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट। ब्रांच अकाउंटिंग का बेसिक पार्ट वही था कि ब्रांचेस होती हैं जो हमें अकाउंटिंग उसमें मैनेज करना होता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होती है वो था। तीन तरीके की ब्रांच होती है। एक फॉरेन ब्रांच होती है, एक जो अपना अकाउंट पूरी तरह से नहीं बनाती है और एक जो अपना अकाउंट पूरी तरह से अकेले बनाती है। जो पूरी तरह से अकेले नहीं बनाती है वो डिपेंडेंट ब्रांच होती है, जो हेड ऑफिस के अकाउंटेंसी पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वही सारा टेक केयर कर रहा है तो वही उसको पूरा प्रॉपर फंड देंगे या मटेरियल देंगे, वही देखेंगे। उसमें ब्रांच इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर सकती। एक होती है ब्रांच ब्रांच इंडिपेंडेंट। उसमें इंडिपेंडेंट ब्रांच में वो मतलब जितना भी काम है वो खुद से कर सकते हैं, मतलब अपना खुद का अलग से P&L ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट बनेगा, अलग से फंड होगा, उसका पर्टिकुलर ब्रांच ही सेपरेट हो गई, जिसका हेड ऑफिस में बस लास्ट में रिपोर्ट जाएगा कि ये प्रॉफिट और ये लॉस हुआ है और जो फंड बचा है वो जाएगा, लेकिन उसके अलावा ब्रांच सेपरेट मेंटेन कर रही है अपने आप को, तो उसका अकाउंटेंसी भी सेपरेट मेंटेन हो रहा है। ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट वन में, क्योंकि ब्रांच अकाउंट जो है वो वन और टू दो चैप्टर में डिवाइडेड है। और ब्रांच कितने तरह की होती है? तीन तरह की होती है, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। तो जो फर्स्ट वाला यूनिट है ना, उसमें थ्योरी और इनकी थ्योरी समझाने के बाद, डिफरेंस समझाने के बाद, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांच के थे। बार बार इस तरह के क्वेश्चन थे जो मैंने भेजे हैं कि बार बार उन क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि ये हेड ऑफिस इस ब्रांच को ये सामान भेजता है तो उसकी एंट्री बताओ, वहां के खर्चे की एंट्री बताओ जो ऑलरेडी हेड ऑफिस बेयर करेगा। ये सब बार बार बातचीत करी जा रही थी। तो क्वेश्चन का स्टाइल देख के समझ जाओगे आप कि क्वेश्चन में मतलब लिखा नहीं होगा कि डिपेंडेंट का क्वेश्चन है या इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है, ये आपको पहचानना है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली हेड ऑफिस से कोलकाता ब्रांच को ये पहुंच रहा है, तो भाई ये फिर डायरेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट भेजा जा रहा है, तो ये आपका डायरेक्टली डिपेंडेंट ब्रांच होगा, इंडिपेंडेंट वाला केस नहीं है। तो आपको इंडिपेंडेंट वाला केस क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाए। बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो आपको जज करना पड़ेगा। जब ये लिखा है कि हेड ऑफिस ये सामान भेज रहा है, हेड ऑफिस को वापस ब्रांच सामान भेज रहा है, तो फिर तो वो डिपेंडेंट ब्रांच हो गया, क्योंकि वो अपने आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे। इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन ही आपको अलग दिखेगा, वहां पे हेड ऑफिस से कोई जो चर्चा है, जो वार्तालाप है, कुछ भी नहीं होगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो अभी ब्रांच अकाउंटिंग वन में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सारा डिपेंडेंट ब्रांच समझा दिया कि हेड ऑफिस से सामान आता है, खर्चे हेड ऑफिस करता है, वहां की सैलरी हेड ऑफिस देता है, वहां के रेंट हेड ऑफिस देता है, और ब्रांच सिर्फ सेल वेल का काम करता है। अब आपको ब्रांच अकाउंट टू में इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में ज्यादा बताया जाए, उसी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखाई देंगे। बस ये तरीका है। फॉरेन ब्रांच का इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इन दोनों को ज्यादा इन्होंने क्वेश्चन में उतारा हुआ है। ठीक है। तो ये भी ज्यादा नहीं है, 25 पेज की है, बस ज्यादा लंबी ब्लॉक नहीं है। तो यूनिट 13 जिसमें हम लर्न कर चुके हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर अ डिपेंडेंट ब्रांच ओनली, ये पढ़ चुके हैं हम। डिपेंडेंट ब्रांच इज यूजुअली अ स्मॉल ब्रांच विच मेयरली फंक्शंस एज अ सेल डिफॉल्ट और इट डज नॉट कीप फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये अपना अकाउंटिंग का फुल सिस्टम मेंटेन नहीं करते। द मेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर सच ब्रांचेस आर मेंटेन्ड एट द हेड ऑफिस लेवल। ये हेड ऑफिस लेवल पे मेंटेन किए जाते हैं जो डिपेंडेंट ब्रांच है। बट व्हेन अ ब्रांच फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, अलग से करती है अगर वो काम, तो इंजॉयज certain amount of operational autonomy, it keeps full system of accounts। मतलब ये फिर इंजॉय का मतलब है ये पूरा उस चीज को झेलती है, उस चीज को सफर करती है, उस चीज को मतलब बनाती है अपने तरीके से कि खुद का अकाउंट्स खुद ही बना रहे हैं, ऑपरेशन भी खुद का है, माल भी खुद ही लाना है, वेंडर से भी खुद ही करना है पूरा। मतलब इसको बोलते हैं कि इंजॉय कर रहे हैं अपना खुद का इंडिपेंडेंट ब्रांच, ऐसा। Such branches are termed as independent branches and maintain complete set of books on double entry system. Proper वही जर्नल से शुरू करके लेजर, फिर बुक्स, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट तक का सारा प्रॉपर होगा। तो they prepare their own trial balance, their own P&L account, अपना बैलेंस शीट at the end of the accounting year, their summarized results and the assets and liabilities are incorporated in the books of the head office। जो भी एसेट लाइबिलिटी बचता है उसका रिजल्ट वो रिपोर्ट के रूप में शो करते हैं हेड ऑफिस को। In this unit, we will learn about the head office incorporate all branches balances in its books and what sort of records are maintained for mutual transactions between the branch and head office। तो इस ब्लॉक में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि ब्रांच भी मेंटेन कर रही है अकाउंट्स और हेड ऑफिस भी मेंटेन कर रहा है अकाउंट्स, लास्ट में ये क्रॉस चेक करते हैं।
अपना पूरा अकाउंटेंसी। ठीक है, जैसे हेड ऑफिस को आप समझ लो कि ब्रांच जो है उसकी भी जिम्मेदारी हेड ऑफिस की है, और हेड ऑफिस की जिम्मेदारी भी हेड ऑफिस की है। ब्रांच की जिम्मेदारी सिर्फ ब्रांच की है। तो उस ब्रांच के, जैसे हेड ऑफिस है आपका लक्ष्मी नगर में और ब्रांच खुली है नोएडा सेक्टर 15 में, तो नोएडा सेक्टर 15 एक ब्रांच के रूप में है। वो जो ब्रांच है वो, वहां के लोग तो अकाउंटेंसी मेंटेन करेंगे ही करेंगे उस ब्रांच की, पर्टिकुलर नोएडा सेक्टर 15 की। लेकिन वो नोएडा सेक्टर 15 की अकाउंटेंसी की जिम्मेदारी इनकी भी है, हेड ऑफिस की, क्योंकि एक तरीके का हेड ऑफिस का ही तो पार्ट है। ठीक है, पहले वाले में तो ये था कि इसी पे डिपेंडेंट है, वो अपना अकाउंट बनाएंगे ही नहीं। अभी वाले में क्या पढ़ोगे, वो अपना अकाउंट बनाएंगे ब्रांच वाले, हेड ऑफिस भी उनका अकाउंट बनाएंगे इधर कंटिन्यूसली, और लास्ट में चेक करें, डबल चेक करने के लिए। क्योंकि कैसे पता चलेगा, मान लो ब्रांच बता रहा है मेरे पास लास्ट में 1 लाख कैश बच गया है, तो आप कैसे वेरीफाई करोगे उसको? तो आप पहले दिन से ही अगर ब्रांच के रूप में सारी एंट्री रिकॉर्ड करते जा रहे हो, जो आपको बताते रहेंगे वो लोग, वो करते जा रहे हो, तो लास्ट में आप बता सकते हो नहीं नहीं 1 लाख नहीं, 1,05,000 होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से। तो वो हम ब्रांच की ही अकाउंटेंसी मेंटेन करें, तो लास्ट में उससे क्रॉस चेक करते हैं। तो वो चीज इसमें आप पढ़ो, इस यूनिट। अकाउंटिंग सिस्टम कैसे मेंटेन होता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का कैसे रहता है। द ब्रांच मेंटेन कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। द ब्रांच ओपन अ हेड ऑफिस अकाउंट इन इट्स बुक्स। ब्रांच भी हेड ऑफिस के नाम का अकाउंट अपने बुक्स में ओपन करती है, हेड ऑफिस के नाम का एक अकाउंट ओपन करती है। इट इज अ पर्सनल अकाउंट वेयर इन ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन द ब्रांचेस एंड द हेड ऑफिस रिकॉर्डेड इन द ब्रांच लेवल। कोई भी ट्रांजेक्शन इक्का दुक्का ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में हुई है अगर कोई, जैसे कभी कभी फंड की नीड है तो हेड ऑफिस हेल्प कर देगा, उस केस में ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो वो कह रहे हैं ब्रांच लेवल पे ब्रांच वाले ये एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद कैश सेंड टू द हेड ऑफिस एंड द गुड्स रिटर्न और सप्लाई टू द हेड ऑफिस। अगर गुड्स का भी कोई, कैश का भी कोई लेन देन हुआ है तो, एंड इट इज क्रेडिटेड बाय द गुड्स, बाय गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस एंड द हेड ऑफिस एक्सपेंस चार्ज टू द ब्रांच फॉर सेंट्रलाइज सर्विसेज। कुछ चीजों के लिए कुछ सेंट्रलाइज सर्विसेज होती है ना, जैसे सैलरी की सेंट्रलाइज सर्विस है, सैलरी ब्रांच वाले अलग अलग पे नहीं करेंगे, वो हेड ऑफिस से ही पे की जाएगी, मान लीजिए सपोज। तो ये सेंट्रलाइज सर्विस होती है, तो इसके लिए तो अकाउंटिंग मेंटेन करनी पड़ेगी दोनों को, ऐसा। द हेड ऑफिस ऑल्सो मेंटेन अ ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस भी ब्रांच अकाउंट की बुक्स मेंटेन कर रहा है इन इट्स बुक्स फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन के लिए जो भी ब्रांच में हो रहा है, वही डबल चेकिंग के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए। इट मेक्स विद अ पर्टिकुलर ब्रांच। इट इज ऑल्सो a personal account which shows the same entries as the head office account in the branch, but not the reverse side. मतलब हेड ऑफिस की जो एंट्री है वो मैच नहीं हो पाएंगी ब्रांच से, क्योंकि वो सिर्फ हेड ऑफिस ही अकेले बियर कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। लेकिन ब्रांच की एंट्रीज मैच होनी चाहिए, ब्रांच वाले भी मेंटेन कर रहे हैं और इधर जो हेड ऑफिस वाले वो भी मेंटेन कर रहे हैं, तो वो मैच होनी चाहिए। At the end of the accounting period, the branch prepares its trial balance and the final account and send their copies to head office. जो भी हुआ वो हेड ऑफिस में सेंड कर देंगे, बैलेंस शीट वगैरह बना। As soon as the head office receive the trial balance from a branch, it compares the balance in head office account as shown in the branch trial balance, and the balance in the branch account as it appears in the head office books. जो भी डिफरेंसेस होंगे जब शो किए जाएंगे तो वो मैच करेंगे, मिसमैच होगा तो वो क्रॉस चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे। आफ्टर रिकनसाइल द हेड ऑफिस, रिकनसाइल मतलब क्रॉस चेक करने को कहते हैं। आफ्टर रिकनसाइल द हेड ऑफिस अकाउंट बैलेंस विद द ब्रांच अकाउंट, जब इन दोनों को मिला लिया आपस में, द हेड ऑफिस पासेस द नेसेसरी एंट्रीज इन इनकॉर्पोरेटेड वेरियस ब्रांच बैलेंसेस इन द बुक्स। फिर वो जब समझ में आ गया कि मैच हो गया, रिकनसाइल हो गया, जो मिसमैच था वो भी चीजें ठीक कर दी, वो भी ग्लिच आपने खत्म कर दिए, तो अब जो ब्रांच की अकाउंटिंग की एंट्रीज थी वो सारी हेड ऑफिस अपनी किताब में ब्रांच अकाउंटिंग की हेडिंग बना के रिकॉर्ड करे, क्योंकि हेड ऑफिस को टोटल टर्नओवर भी दिखाना पड़ेगा ना, टोटल अकाउंटेंसी दिखानी पड़ेगी इंक्लूडिंग ऑल ब्रांचेस टोटल, तो वो उसके लिए उसको अपने बुक्स में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सम पेक्यूलर आइटम्स का मतलब है, आइटम्स मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन को या टर्म्स को बोला जा रहा है, तो कुछ स्पेशल, पेक्युलरी का मतलब है कुछ स्पेशल चीजें हैं, जो स्पेशल वर्ड्स हैं जो आपको इस बुक्स में दिखाई देंगे, जो इस अकाउंटिंग में दिखाई देंगे, वो है एक तो टर्म आएगी गुड्स इन ट्रांजिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होगी। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब जब सामान रास्ते में होता है उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट है,
कभी कभी रास्ते में चोरी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसका इंश्योरेंस है कि नहीं है। फिर गुड्स जब भेजा जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लोडिंग का, अनलोडिंग का खर्चा, तो ये वर्ड दिखने को मिलेगा। दूसरा है कैश इन ट्रांजिट, कैश भेज दिया, जैसे ब्रांच ने जो भी मतलब पैसे लिए थे इनसे, हेड ऑफिस से, उनको वापस करने पड़ेंगे। तो जो कैश कमाया उस कमाई का एक हिस्सा उन्होंने उनको भेजा, तो वो जो कैश है रास्ते में उसके साथ क्या क्या होगा। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्जेबल टू ब्रांच, ये टर्म याद रखनी है आपको कि हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस चार्जेबल होते हैं टू ब्रांच, जो जो ब्रांच से रिलेटेड है। तो ब्रांच ही इसको चार्ज करेगा, सामान यहाँ से ले जाने वहां जाने का रास्ता का जो सामान है, तो जो खर्चा है वो ब्रांच देगा ना, क्योंकि ब्रांच की एक्टिविटी है। हेड ऑफिस क्यों देगा? हेड ऑफिस तब देता है जब डिपेंडेंट ब्रांच होती तो, तब हेड ऑफिस सारे बियर करता, अभी तो ब्रांच बियर करेगा अपने खर्चे जो हेड ऑफिस से आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स एसेट्स, ब्रांच के फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगेगा, द अकाउंट्स ऑफ विच आर मेंटेन्ड एट द हेड ऑफिस लेवल, जबकि वो हेड ऑफिस लेवल पे मेंटेन। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, कभी कभी कोई कोई इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन दिख जाती है, जैसे सामान अभी तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो एक ब्रांच में अवेलेबल है तो उसने दूसरी ब्रांच को शेयर कर दिया आपस में, जिसमें हेड ऑफिस का कोई लिंक नहीं है, मार्केट से भी कोई लिंक नहीं है, आपस में कर लिया, तो उनकी कुछ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन भी रहती है। तो सब कुछ समझाया गया है। जैसे गुड्स एंड ट्रांजिट रहेगा तो अगर भेजा जाता है सामान तो क्या एंट्री होगी? तो हेड ऑफिस डिसाइड टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट इज मेड इन ब्रांच बुक्स, ब्रांच अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा और हेड ऑफिस क्या करेगा। अगर सामान भेजा गया है, जो रास्ते में है, जो सामान भेजने की एंट्री है, वो हेड ऑफिस क्या करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट इज मेड इन ब्रांच बुक्स तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। मतलब अगर हेड ऑफिस सामान भेजेगा तो वो करेगा गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच, अगर ब्रांच भेजेगा तो वो अपनी एंट्री करेगा गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। सेम ही एंट्री है, हेड ऑफिस वाले अपना नाम नहीं लिख सकते तो वो ब्रांच का नाम लिख रहे हैं, ब्रांच वाले हेड ऑफिस का नाम लिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये एक एंट्री नहीं है, उल्टी तब होगी जब एक ही एंट्री है, मैंने आपको सामान भेजा तो मैं ये एंट्री करूंगी और आप उसी चीज की ये एंट्री करेंगे, ये वो नहीं है। ये दोनों के नजरिए से कि जब मैं भेजूंगी तो मैं ये एंट्री करूंगी और जब आप भेजोगे तो आप क्या एंट्री करोगे, उल्टा है, एंट्री उल्टी है, तो दोनों की एंट्री हो गई। अच्छा, अगर कैश इन ट्रांजिट है तो ये होगी कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच, सेम ही है, बस वहां पे गुड्स इन ट्रांजिट लिखा हुआ है, यहाँ पे कैश इन ट्रांजिट लिखा है। जब हेड ऑफिस एंट्री करेगा कैश भेजने की तो कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, और ये कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, एंट्री वही है, हेड ऑफिस वाले ब्रांच लिख रहे हैं, ब्रांच वाले हेड ऑफिस लिख रहे हैं। गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है, उसके बिहाफ पे ये एक इलस्ट्रेशन है, देखो कैसे कहता है फॉलोइंग। समझने के लिए इस तरीके की ट्रांजेक्शन आएगी नहीं, बहुत इजी है। फॉलोइंग आर दी एक्सट्रैक्ट फॉर दी ऑफ दी ट्रायल बैलेंस ऑफ दी हेड ऑफिस एंड अ ब्रांच, ब्रांच और हेड ऑफिस का एक अकाउंट मिलाया गया, उसके ट्रायल बैलेंस से ये कुछ रिपोर्ट नीचे निकाली। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकंसाइलिंग द balances of the head office account and branch account, ब्रांच अकाउंट और जो हेड ऑफिस है उसकी बैलेंस मिसमैच हो रहे थे, उसे मैच करने के लिए आप एक नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाइए। एक तो आपको मैच करना है, फाइंड आउट करना है क्या डिफरेंस आ रहा है, ऊपर से आपको उसकी जर्नल एंट्री भी दिखानी है। ये क्या कहना चाह रहा है कहानी कि हमने क्या किया, एक ब्रांच ऑफिस है, उसका करंट अकाउंट दिखा रहा है 90,000 रुपए, कोई करंट अकाउंट जैसे कैश, बैंक वगैरह वगैरह, और गुड्स एंड रिसीव्ड वाला जो पार्ट है, गुड्स वाला पार्ट है, उसका बैलेंस दिखा रहा है 1,45,000। इसी ब्रांच की एंट्री हेड ऑफिस भी रिकॉर्ड कर रहा था फॉर डबल चेकिंग शुरू से ही। तो उनके मुताबिक हेड ऑफिस क्या कहता है, हमारे मुताबिक आपकी ब्रांच में 1 लाख होना चाहिए क्योंकि हमने 1 लाख भेजा था, और गुड्स होने चाहिए 1.5 लाख। आपके पास 1,45 की रिपोर्ट कैसे, क्या गैप आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है कि मतलब ये जो गैपिंग है वो समझ में आ जाएगा आपको, ये गैपिंग कितने का है। 1 लाख अगर मेरे पास शो कर रहा है और 90,000 रुपए आपके पास शो कर रहा है, रिपोर्ट मैच नहीं हो रही, तो आप क्या बोलोगे, 10,000 रुपए की गैप है, और ये 5,000 एंट्री का गैप है, जो 5,000 की एंट्री मिसिंग है, अगर मैं और आप पास कर लें तो वो 10,000 का गैप फिल हो जाए। यही समझा रहा है, देखो, द करंट अकाउंट्स रिप्रेजेंट द ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स एंड द हेड ऑफिस अकाउंट इन द ब्रांच बुक्स, ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का अकाउंट बनेगा, हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का अकाउंट बनेगा। As per the above trial balance, there is a difference of rupees 10,000 between the two current account balances.
इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹5,000। मतलब अगर मेरे पास 1 लाख पड़ा है, आपके अकाउंट में 90 पड़ा है, हमें बराबर करना है, तो मैं सिर्फ 5,000 की ट्रांजेक्शन करूंगी ना, बराबर हो गया। हाँ, तो 5,000 एक जगह से निकालेंगे, एक जगह डालेंगे, तो दोनों 95 हो गए। ये मैच करना था, ये समझाना चाह रहा है कि 10,000 का डिफरेंस है बिटवीन द टू करंट अकाउंट। तो इट इज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹5,000 इन द गुड्स सेंट टू रिसीव बाय द ब्रांच। 5,000 का गुड्स में घपला है, और दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, उसको गुड्स इन ट्रांजिट बोलेंगे। द रिमेनिंग डिफरेंसेस ऑफ 5,000 मे बी टेकन टू बी एन अकाउंट ऑफ कैश और इन ट्रांजिट। ये कह सकते हो कि 5,000 का डिफरेंस कैश के लिए। तो रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट एंट्री मे बी पास इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच। मतलब दो एंट्री थी ना ये, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट, तो मिला दो ना, एक ही एंट्री में कर दो इसको। तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट ₹5,000, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट ₹5,000। कंबाइन कर दोगे तो 5 5 10 के रूप में आएगा। क्लियर है? तो ये एंट्री ये कर रहा है। अगर ब्रांच करेगी तो उल्टी एंट्री करेगी, मतलब हेड ऑफिस का नाम लिखेगी, कैश इन ट्रांजिट टू गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। हेड ऑफिस ब्रांच लिख रहा है, ब्रांच हेड ऑफिस लिख रहा है। तो ये डिफरेंस समझ में आया कि एक्चुअली में 10,000 का डिफरेंस है, लेकिन वो 5,000 की एंट्री है। अगर 5,000 रुपए हम आगे पीछे कर दें बराबर करने के लिए, तो दोनों बैलेंस बराबर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने ये चीज दिखाई। ठीक है, हेड ऑफिस एक्सपेंस चार्जेबल टू ब्रांच। अगली जर्नल एंट्री, इसमें जर्नल एंट्री को लगातार ना लिख के तोड़ तोड़ के लिखा है। पहले बता दिया कि गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट वाली जर्नल एंट्री कैसे होगी। अब बता रहे हैं कि अगर आप हेड ऑफिस के खर्चे ब्रांच को चार्ज करते हो, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्जेबल टू ब्रांच, अगर ब्रांच से चार्ज करते हो हेड ऑफिस के खर्चे जो ब्रांच से रिलेटेड थे, जैसे रस्ते का किराया, लोडिंग अनलोडिंग का, ये हेड ऑफिस नहीं देगा। अगर ब्रांच ने बोला मेरे को 10,000 रुपए की गुड्स भेजो, तो भेजने का, रस्ते का, आने जाने का किराया ब्रांच ही देगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच है। ये अपना खुद कमाते हैं, ये अपना खुद अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये फंड, इनको फंड की नीड नहीं होती एक्सट्रीम केस के अलावा। तो इसलिए आने जाने का किराया भाड़ा सब ब्रांच ही बेयर करेगा। तो जब ऐसा है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस सैलरी या जो भी होगा वो इस तरह से एंट्री करेगा। ये हेड ऑफिस अपनी एंट्री कर रहा है उस ब्रांच की। जैसे ब्रांच की सैलरीज है, तो ब्रांच की सैलरी की एंट्री हेड ऑफिस तो करेगा, लेकिन पेमेंट कौन देगा? ब्रांच ही देगा ना। एंट्री तो वही करेगा हेड ऑफिस, क्योंकि अकाउंटिंग पूरी मेंटेन करनी है क्रॉस चेक करने के लिए, डबल मेंटेनेंस के लिए, ताकि लास्ट में वो रिपोर्ट सही मिले। लेकिन ब्रांच की सैलरी ब्रांच वाले ही दें। वो ब्रांच की सैलरी देते अगर डिपेंडेंट ब्रांच होती तो, वो हेड ऑफिस देता था। तो अपने हेड ऑफिस क्या कर रहा है? एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। ये हेड ऑफिस एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है, सैलरी वगैरह। ठीक है, ब्रांच विल ऑल्सो पास अ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री, हेड ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ये पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन हम हेड ऑफिस के बुक्स में इसको लिखेंगे, तो हेड ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ठीक है, वो ब्रांच लिख रहा है, ये हेड ऑफिस लिख रहा है, खर्चे की एंट्री। डेप्रिसिएशन होगा, अगर फिक्स्ड रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन हमेशा खर्चा होता है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। जो ब्रांच है वो कह रहा है एसेट के सारे डेप्रिसिएशन हम हेड ऑफिस के अकाउंट से करेंगे, लेकिन पेमेंट वो अभी के लिए तो खुद ही करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ये रखे रखे फर्नीचर की या प्राइसिंग जो मशीनरी की होती है वो घट जाती है, जैसे आप यूज करते हो साल दर के हिसाब से, वो डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो ब्रांच अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ठीक है, और जब ये रिकॉर्ड करेगा हेड ऑफिस, तो वो क्या करेगा? ब्रांच टू ब्रांच फिक्स्ड क्लियर करने की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, क्योंकि वो ब्रांच से कर रहा है ना। हेड ऑफिस ब्रांच का नाम लिख रहा है, ब्रांच हेड ऑफिस का नाम लिख रहा है। डेप्रिसिएशन की एंट्री ये डेप्रिसिएशन नाम से नहीं करते हेड ऑफिस वाले, वो सारे फिक्स्ड को घटा के ब्रांच में एडजस्ट करते। डेप्रिसिएशन आपकी बुक्स में लिखा जाएगा, ब्रांच की बुक्स में लिखा जाएगा, क्योंकि वहीं पर डेप्रिसिएशन कट हो रहा है। लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री एक क्रॉस चेक करने के लिए हेड ऑफिस तो करेगा, लेकिन वो डेप्रिसिएशन के नाम से नहीं करेगा। वो तो डेप्रिसिएशन शो करने का मतलब है कि उसके इंटरनल फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन घटा हो, ये होना नहीं है। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, कभी कभी दो ब्रांचेस के बीच में ट्रांजेक्शन होती है, तो इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस क्या एंट्री होगी? रिसीविंग ब्रांच अकाउंट, सेंडिंग ब्रांच अकाउंट, कुछ भी भेजा,
सामान भेजा या कोई मटेरियल भेजा या कोई कैश भेजा, कुछ सर्विस भेजी, कुछ भी भेजा, तो एक ब्रांच डेबिट टू दूसरा ब्रांच। जैसे दिल्ली ब्रांच ने यूपी ब्रांच को सेंड किया, तो यूपी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच। ये एंट्री करेगा एडजस्टमेंट की हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कर रहा है ये, वरना जो दिल्ली ब्रांच है वो क्या रिकॉर्ड करेगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू एचओ, हेड ऑफिस अकाउंट। ब्रांच से मतलब नहीं है ये तो इसकी एंट्री हेड ऑफिस से होगी ना, ये ब्रांच का नाम क्यों लिखेंगे। हेड ऑफिस कह रहा है ना कि तुम ब्रांच वाले अपने आपस में एडजस्ट कर लो, लेकिन ब्रांच का तो हेड ऑफिस से डायरेक्ट लिंक है ना, तो उसके कहने पे वो ब्रांच को गुड्स दे रहा है, लेकिन वो किसके खाते में जोड़ेगा, हेड ऑफिस के खाते, कि हेड ऑफिस से वसूलना है, इसका जो पैसा मनी होगा हेड ऑफिस से वसूलना है। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू हेड ऑफिस, ठीक है। और रिसीविंग वाला क्या करेगा, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन हेड ऑफिस की एंट्री कर रहा है रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच, ठीक है। ये एंट्रीज करेगा जब कोई दो ब्रांच के बीच में बात हो। उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन नीचे दे दी है और बोला है कि इनकी जर्नल एंट्री बनाओ। 5 ट्रांजेक्शन है, 5 की जर्नल एंट्री बनाओ। जैसे पहली एंट्री गुड्स अमाउंटिंग, इसमें जर्नल एंट्री ज्यादा है, ठीक है। गुड्स अमाउंटिंग ₹1000 ट्रांसफर फ्रॉम मद्रास ब्रांच टू बॉम्बे ब्रांच अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हेड ऑफिस। ये तो लास्ट वाली एंट्री होगी। और क्या बोल रहा है, गिव द जर्नल एंट्रीज दैट वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस रिकॉर्ड। मतलब हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा केवल वो बताओ, ब्रांच वाली एंट्री मत बताओ। हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, रिसीविंग ब्रांच टू सेंडिंग ब्रांच, है ना। तो पहली एंट्री है वो कह रहा है गुड्स भेजते हैं 1000 रुपए के मद्रास ब्रांच से बॉम्बे ब्रांच में, ठीक है। जर्नल एंट्री बॉम्बे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू मद्रास ब्रांच, रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच 1000। मद्रास ब्रांच ने सेंड किया बॉम्बे ब्रांच, तो ये हेड ऑफिस में एंट्री करें। सेकेंड, डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स। ब्रांच ने अपने फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन कट किया है, जो ब्रांच के नाम से करेगा हेड ऑफिस, डेप्रिसिएशन नहीं लिखेगा। मेंटेन बाय द हेड ऑफिस, बॉम्बे ब्रांच 4000 और मद्रास ब्रांच का 6000 डेप्रिसिएशन का अमाउंट है दोनों ब्रांचेस का। आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो और अलग अलग भी दिखा सकते हो। बॉम्बे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स, मद्रास ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। आप एक साथ भी कर सकते थे, बॉम्बे ब्रांच अकाउंट डेबिट 4000, मद्रास ब्रांच अकाउंट डेबिट 6000 और क्रेडिट ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स 10,000, ठीक है। थर्ड एंट्री, अ रेमिटेंस ऑफ ₹6000 मेड बाय ब्रांच बॉम्बे ब्रांच टू हेड ऑफिस। कोई पैसा है जो 6000 रुपए बॉम्बे ब्रांच को दिया, मतलब बॉम्बे ब्रांच ने दिया है ऑन 27 दिसंबर, रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस ऑन जनवरी 7, ठीक है। तो ये रही उसकी एंट्री। डेट का कॉलम है नहीं इसमें, तो डेट का कोई फायदा नहीं है, बस आप डायरेक्ट एंट्री करो। तो ये आ गया यहाँ पर, ये रहा गुड्स एंड ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे ब्रांच। जो भी 6000 रुपए का भेजा गया गुड्स एडजस्ट करने के लिए, तो वो गुड्स एंड ट्रांजिट टू बॉम्बे ब्रांच आ रहा है, ठीक है। और 6000 के अलावा गुड्स वर्थ ₹10,000 सेंट बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने सेंड किया मद्रास को, ये पहले उस बॉम्बे ब्रांच का था, अब मद्रास की एंट्री है। ये रही गुड्स एंड ट्रांजिट टू मद्रास। नहीं, रेमिटेंस मतलब वो गुड्स के बारे में कह रहा है। Remittance of ₹6,000 made by Bombay branch to head office on this received by head office this। तो रेमिटेंस बोला जाएगा तो रिमेन गुड्स की बात है, जो बचा हुआ गुड्स है, जो सामान बचा हुआ है उसका। तो सामान की बात हो रही थी कि ऊपर सामान इतना भेजा गया, अब सामान बचा उसको ट्रांसफर करना है। और वो दूसरी वाली चली रखनी है, कोई क्लास रखनी है यहाँ पे। तो 10,000 रुपए का भेजा गया, तो इसका मतलब ये हुआ, रेमिटेंस का मतलब गुड्स की बात, बचे हुए गुड्स, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहानी में ये मानते हैं कि अभी कैश का लेन देन नहीं, नीड ही नहीं, अभी गुड्स का लेन देन होगा, क्योंकि गुड्स का अभी स्टार्टिंग चल रहा है, स्टार्टिंग पर। तो 10,000 रुपए में 10,000 की एंट्री होगी, गुड्स इन ट्रांजिट टू मद्रास, गुड्स इन ट्रांजिट टू बॉम्बे ब्रांच। उसके बाद कहता है अ सम ऑफ ₹10,000 इज टू बी चार्ज टू दी मद्रास ब्रांच फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हेड ऑफिस। जो हेड ऑफिस ने सर्विस दी, ठीक है, तो मद्रास से उसको चार्ज करना है 10,000 रुपए का। तो चार्जेस में मद्रास ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L। जो 10,000 रुपए चार्ज किया गया वो खर्चे में जाएगा, P&L में जाएगा ना, डेबिट में, हेड ऑफिस के। हेड ऑफिस का बुक्स चल रहा है ये, तो हेड ऑफिस अपने किताब में हेड ऑफिस का नाम नहीं ले सकता ना, तो वो P&L का नाम लिखता है कि मेरे P&L के क्रेडिट में आएगा 10,000 रुपए। चार्ज किया ना तुमने बॉम्बे ब्रांच से, मद्रास ब्रांच से, तो पैसा लेके आपके हेड ऑफिस में जाएगा ना, तो इनकम दिखाओगे ना। खर्चा तो हेड ऑफिस का खर्चा तो ब्रांच का है और इनकम है हेड ऑफिस की।
तो वो 10,000 अपने P&L की क्रेडिट में दिखाएगा ना। तो P&L की क्रेडिट में 10,000 रुपए एज एन इनकम मद्रास ब्रांच अकाउंट के नाम से, ये 10,000 रुपए हमें ये पे करे। इस तरीके के क्वेश्चन है सारे, कि बॉम्बे ब्रांच जो है वो ये कह रही है, या कोई पर्टिकुलर ब्रांच ये कहना चाह रही है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं हेड ऑफिस वाले, कौन सी एंट्री करते हैं ट्रायल बैलेंस में, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री होती है आइटम्स की, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। आइटम्स की एंट्री होती है क्रेडिट साइड में, तो ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, सामान को बेचने खरीदने की एंट्री। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच P&L, क्योंकि ट्रांसफर होगा ना ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से P&L में, तो ब्रांच P&L क्रेडिट और ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट। ऐसे अगर आइटम्स टू बी डेबिट साइड ऑफ द P&L तो ब्रांच P&L टू ब्रांच अकाउंट, क्रेडिट साइड की है तो ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच P&L। ब्रांच का नेट प्रॉफिट हुआ है तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रांच एसेट के बारे में कुछ, ब्रांच का एसेट कुछ क्लोज हुआ है तो ब्रांच एसेट टू ब्रांच। लाइबिलिटी क्लोज हुई है, ब्रांच टू ब्रांच लाइबिलिटी। ठीक है, ये इसी तरीके की इलस्ट्रेशन है सारी। ये इलस्ट्रेशन ट्रायल बैलेंस की दे दी हुई है, स्टॉक इतना बचा है, ये इतना बचा है, कहता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन दी इनकॉर्पोरेट कानपुर ब्रांच बैलेंसेस इन दी हेड ऑफिस बुक्स। प्रिपेयर द कानपुर ब्रांच अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में आप जनरल एंट्री बनाओ, और जहां जहां पे कानपुर ब्रांच अकाउंट बनेगा उसका एक अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके की जनरल एंट्री आती है। ये वाला क्वेश्चन मैं भेज दूँ, इससे काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है ना, ये वाला मैं भेज देती हूँ, इससे आपको मोस्ट ऑफ दी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस इसी की क्वेश्चन है, एक दो घुमा के। समझ गए, और कुछ नया नहीं है इसमें। तो अब ये जो मंडे से आपकी जो क्लास है उसमें जरा और कंटिन्यू आना। मंडे से क्लास में वो थ्योरी होगा, जो थ्योरी हमारा छूटा हुआ है। तो थ्योरी के नोट्स बना के मैं मंडे को शेयर करूंगी। आप थ्योरी के नोट्स मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट नोट्स मंडे मिल जाएंगे आपको विद उसके क्वेश्चन और आंसर दोनों। उसको आपने लर्न करना है। जो क्वेश्चन पेपर आता है कैसे स्टाइल में आता है, क्या करना है उस क्वेश्चन पेपर में, वो भी मंडे से चालू हो जाए। तो मंडे से थोड़ा पुराना जो पढ़ चुके हैं, जो भूल चुके हैं, वो हम थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे और क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, फिलहाल मंडे ट्यूसडे 2 दिन थोड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी डिस्कस करनी है। तो मंडे आ जाए, ठीक है।